और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर आज सत्ता की जंग, सेना की पकड़ और राजनीतिक बदले की आग तीनों एक साथ चल रहे हैं। और इसी आग के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक ऐसी अफवाह उठी है जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। अफवाह कि इमरान खान की हत्या हो चुकी है और पाकिस्तान सरकार इसे छिपा रही है। लेकिन इसी अफवाह के बीच में इमरान की बहन उजमा खान को जेल में मुलाकात की इजाजत दी जाती है। वे बाहर आकर बताती हैं कि इमरान जिंदा है लेकिन मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, उन्हें दुनिया से काट दिया गया है। उधर पेशावर में ही पीटीआई और उसकी सहयोगी पार्टी की विशाल रैली, जहां पर खुले मंच से कहा गया कि इमरान के खिलाफ साजिशें बेकरार है और इसके साथ ही पाकिस्तान को नया रास्ता चाहिए। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अफवाह ने पूरा पाकिस्तान हिला दिया, क्यों इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता संरचना के लिए खतरा माने जा रहे हैं और सेना से लेकर सरकार तक कौन किस खेल में लगा है। होने लगा, इमरान खान नहीं रहे, अदियाला जेल में उनकी हत्या कर दी गई। कुछ ही मिनटों में ये पोस्ट हजारों बार शेयर हुआ, वीडियो बनाए गए और देखते ही देखते रावलपिंडी से लेकर कराची तक एक ही अनियंत्रित भीड़ सड़क पर उतरने लगी। लोग पोस्टर लेकर पूछ रहे थे, इमरान है कहाँ? पाकिस्तान सरकार और जेल प्रशासन ने शुरू में चुप्पी साध ली और यही चुप्पी अफवाह को और भी बढ़ाती गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, पुलिस को तैनात कर दिया गया और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। लेकिन इमरान के परिवार को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और यहीं से अफवाह के पीछे की साजिश की थ्योरी मजबूत होती गई। लगातार दबाव बढ़ने पर इमरान खान की बहन उजमा खान को जेल में मुलाकात की इजाजत मिलती है। करीब 20 मिनट की इस मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही वे कैमरे के सामने आती हैं और फिर एक बयान जो पाकिस्तान की सत्ता गलियारों में भूचाल ले आया। इमरान खान जिंदा है लेकिन उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया गया है। इन सब के लिए जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार है। उजमा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर जाकर भाई को देखकर एक बात समझ आई है, इमरान का गुस्सा सहते सहते अब उबल रहा है और वह पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों पर भारी पड़ सकता है। अफवाह के खंडन के बाद भी सवाल वही रहे, मुलाकात 27 दिन बाद क्यों हुई? परिवार को पहले क्यों रोका गया? क्या अफवाह इसलिए फैली क्योंकि सूचना का प्रभाव रोका गया? अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैम, आप पिछले हफ्ते जब प्रोटेस्ट करने गए वहां पर और मिलने की कोशिश करी आपने कि मैं मिलूं अपने भाई से, तो आपको रोक दिया गया, आपको जाने नहीं दिया गया और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया, आपको धक्का मुक्की भी हुई, आपके साथ पिटाई भी हुई। किस तरीके से देखती हैं आपके साथ जो एक्शन लिया गया और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, पुलिस रिएक्ट कर रही है इस सिचुएशन को? वो पुलिस को क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान जेल में, पाकिस्तान की राजनीति उबल रही है और इसी बीच पेशावर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विशाल रैली होती है। इसी रैली में सिर्फ पीटीआई ही नहीं बल्कि तारीफ-ए-तौवाज-ए-आई ने पाकिस्तान भी शामिल हुई। दोनों पार्टियां एक साथ मंच पर और संदेश एक, इमरान के खिलाफ साजिशें काम नहीं आएंगी। रैली में हजारों लोग जुटे, लोगों ने हाथों में तख्तियां उठाई, अब भी कप्तान हमारे दिल में है, इमरान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान सड़कों पर होगा। आखिर इमरान खान का नाम आज भी पाकिस्तान में इतना बड़ा क्यों है? कश्मीर पर बोलने का अंदाज, सेना की नीतियों का खुला विरोध, अमेरिका पर खुली राजनीति, इमरान ने ऐसे मुद्दों को छुआ है जिनको पाकिस्तान में टच मत करो लिस्ट माना जाता है।
पाकिस्तान की सत्ता का असली केंद्र हमेशा लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि सेना का GHQ है। इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान की राजनीति में व्यय किया जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया था। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि पाकिस्तान के अंदर सेना का दखल खत्म होना चाहिए। जनरल बाजवा और बाद में जनरल असीम मुनीर पर खुलकर आरोप लगाए। यहीं से इमरान और सेना के बीच ठन आ गई। यहीं से इमरान और सेना के बीच बता दें कि तनाव बढ़ने लगा। इमरान को आरोग्य करार, मई 2023 गिरफ्तारी, फिर एक के बाद एक 200 से ज्यादा केस और अब मानसिक टॉर्चर का आरोप। यह कहानी एक राजनीतिक विरोध से कहीं बड़ी है। जिस तरह से अचानक पूरे पाकिस्तान में एक ही अफवाह वायरल हुई, उसके पीछे कई सवाल उठे। क्या ये किसी सोचे समझी रणनीति का हिस्सा था? क्या सरकार ने जानकारी रोककर स्थिति खराब होने दी, या PTI के भीतर मौजूद गुटों ने दबाव बनाने के लिए अफवाह फैला दी? अफवाह के फैलते ही देखते इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेना की तैनाती की तैयारी शुरू हो गई। पाक सरकार को लगा कि कहीं मई 2023 जैसी हिंसा फिर न भड़क जाए। इतना बड़ा खतरा तभी पैदा हुआ क्योंकि पाकिस्तान में लोग मानते हैं यदि सरकार और सेना इमरान को रास्ते से हटाना चाहे तो यह कोई असंभव काम नहीं है। इमरान खान जिस जेल में बंद है, रावलपिंडी की अदालिया जेल, पाकिस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल लेकिन सबसे विवादित जेल मानी जाती है। पहले भी बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो और पूर्व प्रधानमंत्री और कई पूर्व जनरल यहीं से गुजरे हैं। यहाँ आइसोलेशन सेल और नो कम्युनिकेशन ब्लॉक सबसे ज्यादा विवाद में रहता है। उजमा का आरोप है जहाँ फोन नहीं, वकील की सीमित पहुंची और परिवार की मुलाकात बेहद ही निरंतर। इमरान को मानसिक रूप से कमजोर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा। अफवाह शांत हो गई, इमरान के जिंदा होने की पुष्टि हो गई, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल अभी भी बहुत दूर तक जाएगी। PTI चाहती है कि जनवरी-फरवरी में चुनाव हो। सरकार नहीं चाहती कि इमरान की लहर में चुनाव कराए जाए। सेना किसी भी कीमत पर इमरान की वापसी नहीं चाहती। यानी पाकिस्तान की राजनीति एक चौराहे पर खड़ी है जहां कोई रास्ता आसान नहीं है। अफवाह ने भले ही पाकिस्तान को एक दिन के लिए हिला दिया, लेकिन इससे एक बात साबित कर दी कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावशाली और सबसे खतरनाक नेता बने हुए हैं, कम से कम सत्ता में बैठे लोगों के लिए। जेल की दीवारों के पीछे बंद इमरान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उजमा खान की मुलाकात ने एक नई पैच, उनकी बहन की मुलाकात ने एक नई चिंगारी लगा दी है। पेशावर की रैली ने पाकिस्तान की जनता की नब्ज बता दी है और पाकिस्तान की राजनीति आने वाले दिनों में एक और बड़े अध्याय के लिए तैयार खड़ी है। पाकिस्तान में उठी एक अफवाह ने पूरे मुल्क को जिस तरह से हिला दिया, उसने साफ कर दिया कि इमरान खान सिर्फ एक राजनीतिक कैदी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। जेल में बंद इमरान, मुलाकातों पर रोक, मानसिक प्रताड़ना के आरोप और बाहर सड़कों पर उमड़ती भीड़, ये सब बताता है कि पाकिस्तान की राजनीति आने वाले दिनों में और अधिक विस्फोट हो सकती है। उजमा खान की मुलाकात ने आग में घी का काम किया है और रैली ने साबित कर दिया कि इमरान का प्रभाव जेल की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सवाल यही नहीं है कि इमरान खान जिंदा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सत्ता जनरल से लेकर सरकार तक इमरान की वापसी के डर से निकाल पाएगी। आने वाले दिनों में यह जंग और भी तेज होगी और पाकिस्तान की राजनीति अपने सबसे बड़े निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि भारत पर जब जब संकट आए, देश वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ता रहा। आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी की बात आती है और हर घर तिरंगे की बात आते ही तो चारों तरफ यही भाव दिखता है। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान की पीठ पर छुरा घोंप दिया गया, आपातकाल थोपा गया, तो यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था कि देश का जवान सीमाओं पर ही अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय प्राप्त करता रहा। 1947 देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी
15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे फहराते। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय प्राप्त कर। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस निदेशक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जी है, चलते हैं सीधा लाइव। शुभम जायसवाल भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे के इनके डायवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो एफएसडीए की कार्रवाई है, उसके बारे में डिटेल में कमिश्नर एफएसडीए मिसेस रोशन जैकब वो बताएंगी, और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको स्पष्ट करेंगे। हमारे एफएसडीए के विभागीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये था, सख्त निर्देश ये था विभाग के लिए कि नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसके अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में
कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल की पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है, तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में, और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांवटा साहिब और बद्दी इलाके में है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद मंडल के ही जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मंडल की विकास परियोजनाओं की प्रगति, शासन और व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई है। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं और लंबित परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री ने ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्य समयबद्ध पूरा करें और जनता की शिकायतों का जल्द समाधान करें। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को भी कहा है और इसके साथ ही विकास कार्यों की गति की भी उद्देश्य से आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को लेकर ही बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ही साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में बाहरी व्यक्तियों और इसके साथ ही अवैध प्रवासियों के नाम जो है मतदाता सूची में नहीं जुड़ने चाहिए। और कई जिलों में ही ऐसी शिकायतों के बाद ही सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस प्रकार ही अगर ऐसी कोई वोटर लिस्ट पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिहीन बनेगी। और इसी बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रदेश पर भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और जनता को चेतावनी है कि घर हो या व्यवसाय पर किसी को भी रखने से पहले पहचान जो है अनिवार्य रूप से सत्यापित करें। तो क्या यूपी अवैध घुसपैठ पर अब फाइनल वार की ओर बढ़ रहा है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया एक प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बड़ा मिशन बन चुकी है। राज्य सरकार के अनुसार कुछ जिलों में बाहरी व्यक्तियों के नाम जोड़ने की कोशिशें सामने आई हैं। शिकायतें मिली हैं कि अवैध प्रवासी पहचान बदलकर वोटर लिस्ट में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बूथवार प्रगति, फील्ड वेरिफिकेशन, दावे, आपत्तियां और संवेदनशील इलाकों की अलग से समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पश्चिमी यूपी हो या फिर सीमावर्ती जिले, इस बार वोटर लिस्ट पूरी तरह से पारदर्शी और बिना गलती के तैयार होगी और यदि कहीं भी बाहरी नाम जोड़े गए तो सिर्फ हटाए नहीं जाएंगे बल्कि कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रदेश वासियों के लिए सार्वजनिक संदेश भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जनता भी जिम्मेदार बने। घर, दुकान, फैक्ट्री या किसी भी काम पर रखने में पहले पहचान की जांच करे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियां पहले भी सवाल उठाती रही हैं। बड़े शहरों में फर्जी पहचान पत्र, बॉर्डर से होकर आने वाला अवैध रूट और राजनीतिक और आपराधिक संरक्षण के आरोप अब फिर उसी बहस को हवा दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी के कई सालों के चुनाव विश्लेषण में बाहरी आबादी में अचानक वृद्धि चर्चा का कारण रही है।
कई जिलों में बस्तियां का फैलाव, बिना दस्तावेज के किराएदार, इन्हीं जगह पर वोटर लिस्ट में संदिग्ध एंट्री पाई गई है। वहीं अब सवाल बड़े ये हैं कि क्या मतदाता सूची के जरिए सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हो रही थी? क्या बाहरी पहचान को वोटर पहचान में बदलकर लंबी योजना बनाई जा रही थी? सरकार अब इसे सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के खतरे के रूप में देख रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार पहला चरण पहचान सत्यापन, दूसरा चरण कुंडली बनाना, कौन कहां से आया, किसके जरिए आया, तीसरा चरण गिरफ्तारी और देश निकाला, और सबसे महत्वपूर्ण जिन लोगों ने दस्तावेज उपलब्ध कराए वे भी रडार पर है। सरकार ने जनता से ये भी कहा है कि सिर्फ कानून लागू करने से काम पूरा नहीं होगा, समाज को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि घुसपैठिए मजदूर, ड्राइवर, घरेलू सहायक, दुकानों के कर्मचारी के रूप में शामिल हो रहे हैं और वहीं से अपराध, कट्टरता और ड्रग नेटवर्क फैलाने का खतरा बन रहा है। यूपी अब नए चरण की लड़ाई में प्रवेश कर चुका है। वोटर सुरक्षा प्लस जनसांख्यिकीय सुरक्षा प्लस कानून व्यवस्था सुरक्षा। सरकार का संदेश साफ है, इस बार लिस्ट में गलत नाम जोड़ना सिर्फ अपराध नहीं, सजा का कारण बनेगा। वोटर लिस्ट की शुद्धता, लोकतंत्र की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश में इस बार पहचान की जांच सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं, कानून व्यवस्था का मिशन बन गई है। घुसपैठ पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, किन जिलों पर सबसे ज्यादा निशाना, और क्या ये अभियान आने वाले चुनाव पर असर डालेगा, अब ये देखने वाली बात रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड अधिकारियों और हमारे बहादुर सैनिकों को बधाई देता हूं, जो कि राज्य में हर कार्यक्रम को ही सफलतापूर्वक पूरा करने में ही अथक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने यहाँ कुछ घोषणाएं की हैं जो हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। आरोप इसके साथ ही अरपोरा में ही आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये बहुत दुखद घटना है। उत्तराखंड के जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को, जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। सीएम साहब, जो गोवा में भी जिस तरीके से हादसा हुआ, आपने भी फोन पर बात करी, और उत्तराखंड के भी इसमें कुछ निवासी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे हादसे को? बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें जो उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन, जिनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।